दिनों से उमस, भरी सारी गर्मी के बाद आज बादल गरजे और बरसे भी। जिस तरह दिल्ली एनसीआर में बारिश की फुहारों ने ठंडक पहुंचाई है, ठीक उसी तरह देश की संसद में हंगामे की वजह से चर्चा का सूखापन आज बहस के शब्दों से खत्म हो गया। लोकसभा में दोपहर 2 बजे द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष से 8 और विपक्ष से 12 सांसदों ने इस मुद्दे पर अपनी बात को रख दिया है। अभी भी बहस चल रही है। लोकसभा की कार्रवाई चालू है। अब यह सबसे आसान होता कि मैं आपको आज ये बता देती कि लोकसभा में फला नेता ने फला बात कही, सत्ता पक्ष ने ये कहा, विपक्ष ने ये कहा, इसने ये आरोप लगाए, फिर उसका ये जवाब आया। लेकिन ये न्यूज़ की पाठशाला है। हम आपको यहां उन चीजों को बताते हैं जो ना कही गई हो। ना कहने के बीच और कहने के बीच में जो चीज रह जाती है, बिटवीन द लाइंस, हम वो भी बताते हैं। मतलब जो ना कही गई हो लेकिन कह दी गई हो। जो संसद में कहा गया उसके आगे क्या, जो संसद में कहा गया अब उसके पीछे क्या। आज कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो तालियां तो बजी, और वो चेहरा था प्रियंका गांधी वाड्रा का। अब इंटरेस्टिंग यह है कि प्रियंका जी अपने 29 मिनट 20 सेकंड के भाषण में शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए नजर आई, और ये उनकी कला भी है। ये बात तो सच है कि जब वो बोलती हैं तो पूरे ओरिजिनलिटी के साथ बोलती हैं, मुस्कुराती भी हैं, भाव भंगिमाएं उनकी बदलती भी रहती हैं, एंगेज भी करके रखती हैं वो पब्लिक को, और ऐसा हुआ भी। लेकिन प्रियंका जी के भाषण लिखने वालों ने कुछ चीजें जो हैं वो छोड़ दी। राइमिंग तो बड़ी गजब की कैमरा का एंगल नहीं, दिल का एंगल ठीक कीजिए प्रधानमंत्री जी। अच्छी लगी लाइन। उन्होंने कहा पीआर और नैरेटिव के सहारे नैया पार नहीं होती। एकदम सही कहा। काम नैरेटिव से नहीं, फैक्ट से चलता है। मीडिया को अपशब्द कहने से नहीं, तथ्यों पर ध्यान देने से होता है। लेकिन आज प्रियंका गांधी जब ये कह रही थी कि नैरेटिव बनाया जाता है, पीआर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई। इसलिए क्योंकि नैरेटिव और फैक्ट में फैक्ट चलता है, क्योंकि फैक्ट किसी का सगा नहीं होता है, कड़वा होता है और पुख्ता होता है। और इसीलिए आज हम प्रियंका गांधी के उस पूरे बयान को फैक्ट के तराजू पर तौलने की कोशिश करेंगे। शुरू करें? सुनिए पहला बयान। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जबरदस्ती एनटीए बनाकर, प्रियंका जी कह रही हैं एनटीए के कारण मामला उलझ गया। लेकिन ये तो नैरेटिव है, क्योंकि फैक्ट ये कहता है प्रियंका जी कि आपकी सरकार में जो कांग्रेस सरकार थी, साल 2010 में देश के 4 आईआईटी डायरेक्टर्स के नेतृत्व में कमेटी बनाती है। आईआईटी खड़गपुर के तत्कालीन डायरेक्टर डी आचार्य इसके चेयरमैन होते हैं। आईआईटी बॉम्बे, मद्रास और रुड़की के डायरेक्टर भी इस टीम का हिस्सा बनते हैं। और ऐसा कोई डायरेक्टर इसमें नहीं था जिसको आप कह सके कि ये आपकी विचारधारा वाला नहीं था, क्योंकि ये सब आपकी पार्टी के ही सरकार के दौरान डायरेक्टर चुने गए थे, बने थे। इन चारों आईआईटी डायरेक्टर्स की कमेटी ने, ध्यान से सुनिएगा, देश में सभी कॉलेजेस की भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए एक एजेंसी बनाने का सुझाव दिया। यह सुझाव कब दिया गया? साल क्या था? 2010। सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह किस पार्टी से आते हैं? कांग्रेस से। मनमोहन सिंह को बकायदा उनकी सरकार को इस कमेटी ने कहा कि आपको एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार 4 साल इस फाइल पर बैठी रही, कुछ नहीं किया। फिर आ गया
साल 2014, सरकार आ गई मोदी की। 2017 में एनटीए का गठन हुआ, यानी अभी भी किसकी सरकार चल रही है? मोदी की 2017। अब इस एनटीए के जिम्मे सारे कॉलेज एडमिशन की परीक्षा करवाने का काम शुरू हुआ। अब आपको एक एक करके आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका फैक्ट क्या है बताती हूं। प्रियंका जी ने देश की शिक्षा बजट को लेकर कुछ कहा है, पहले सुनवा दूं वो बयान, सुनिए आप। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। एक बार फिर सुनिए क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। अब यहां भी गलती कर गई भाषण लिखने वाले। ये न्यूज की पाठशाला है और गलतियां फौरन पकड़ी जाती हैं। मैं आपको बताती हूं। चलिए आज शुरुआत जरा नोट बाबू से की जाए। प्रणाम करेंगे हम नोट बाबू को। जी भैया। तो प्रियंका गांधी शिक्षा की बात कर रही थी। क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि हम ये देख रहे हैं कि ये सरकारें शिक्षा का बजट गिराते चली जा रही है ना? तो चलिए फिर बात करते हैं मनमोहन सिंह की सरकार की। मनमोहन सरकार में यानी 2013-2014 है ना, 2013-2014 इस टाइम पर शिक्षा का जो बजट है उसका शेयर, मतलब कुल जो बजट था उसमें शिक्षा का शेयर कितना था? शिक्षा का शेयर था 3.3%। कितना था? 3.3%। और बजट कितना था? 79,451 करोड़ रुपए। फिर आती है मोदी सरकार, 2014 में आ गई। मोदी सरकार ने इसमें बढ़ोतरी की होगी कि घटाया होगा? देखिए वो कह रही हैं कि लगातार हम बजट को घटता हुआ देख रहे हैं शिक्षा का। मोदी सरकार के मौजूदा बजट में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 1,39,289 करोड़ रुपए। कुल बजट का शेयर ये कितना हो जाता है? 4.6%। और ये वाला तर्क मत दीजिएगा कि ये तो वक्त के साथ बढ़ता ही है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो कुल बजट था, आप किसका हम लिख रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल सरकार में बजट कितना था? 3.7%। अटल सरकार में कितना था? 3.7%। ये जो मनमोहन सरकार है उसमें कितना हुआ? 3.3%। मोदी सरकार में कितना आया? 4.6%। तो फिर घटा कहां है? ये यहां से घटा है कि ये यहां से घटा है? अब ये आप बता दीजिए। 3.7 से 3.3 घटता है कि 3.3 से 4.6 घटता है? ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मनमोहन सरकार में ये बजट कम हुआ जो वाजपेयी के टाइम पर 3.7 हुआ करता था। प्रियंका जी ने एक और बयान दिया जिसमें वो कमेटी पर सवाल उठा रही है। अब वो बयान भी सुन लीजिए। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है। तो प्रियंका जी कह रही हैं कि शिक्षा को लेकर कमेटी का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने राधा कृष्ण कमेटी का जिक्र किया और कहा आज तक लागू नहीं हुई। तो मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में शिक्षा को लेकर 3 कमेटियां बनाई। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन, डी आचार्य कमेटी। ये 3 कमेटियां बनाई गई। क्या इन तीनों कमेटीज की तरफ से कोई बेहतर सलाह नहीं मिली? कांग्रेस सरकार ने यह कमेटी तो शिक्षा में सुधार की मंशा से ही बनाई होंगी, पर आप कह रही हैं कि कमेटियों से कुछ नहीं होगा। यह बात समझ में नहीं आई। आप पेपर लीक से बहुत नाराज हैं और हर कोई नाराज है,
और हम ये भी जानते हैं कि आप पेपर लीक को दुरुस्त करना चाहती हैं कि आइंदा से कभी कोई बच्चे को आत्महत्या ना करनी पाए। हमें आपकी मंशा पर किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं है प्रियंका जी, पर सिस्टम को आप नहीं नकार सकती कि कमेटी से कुछ नहीं होगा। एक्सपर्ट को नकार देना, क्या यह सही है? मोदी सरकार ने इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में 7 लोगों की कमेटी बनाई है। कितने लोग हैं इस कमेटी में? 7 लोग। ठीक है, 7 लोग थे इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर के राधाकृष्णन के नेतृत्व में, जिनका अभी जिक्र कर रही थी ना प्रियंका जी कि उनकी कमेटी बताइए उसकी कहां सिफारिशें लागू हुई। इस कमेटी ने ही कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की सलाह एनटीए को दी थी। आज सारे एक्सपर्ट भी इसे सबसे भरोसेमंद मान रहे हैं और प्रियंका जी कह रही है कमेटियों में शामिल लोगों या कमेटी से जो है वो कुछ नहीं होगा। खैर, प्रियंका जी को तो कमेटियों में शामिल लोगों से भी दिक्कत हो रही है, सुनिए आप। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? प्रियंका जी मुस्कुराती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन इससे जो वो झूठ कह रही थी कि इनको क्या पता शिक्षा के बारे में, इस झूठ को तोड़ना जरूरी है। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी की तरफ इशारा करते हुए प्रियंका गांधी उन्हें गौमूत्र एक्सपर्ट बताती हैं। क्या उनको यह नहीं मालूम था वी कामकोटी की प्रोफाइल क्या है? या सिर्फ प्रोफेसर कामकोटी की विचारधारा जो है वो प्रियंका गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खा रही थी, इसीलिए उनका मजाक उड़ा दिया गया? और इससे कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है प्रोफेसर कामकोटी। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड किसी ने शायद चेक ही नहीं किया। प्रियंका गांधी के ये भाषण लिखने वालों को शायद पता ही नहीं है वो कौन है, जिनके इंटरनेशनल जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में 150 से ज्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित हैं। कई पीएचडी है। मास्टर ऑफ साइंस के छात्रों ने प्रोफेसर कामकोटी की गाइडेंस में अपनी रिसर्च पूरी की है। कई पीएचडी और मास्टर ऑफ साइंस के छात्रों ने यह काम किया है। प्रोफेसर कामकोटी भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को डेवलप करने वाली टीम का नेतृत्व कर चुके हैं और प्रोफेसर कामकोटी 2001 से आईआईटी मद्रास में पढ़ा रहे हैं। और आप ये कह रही हैं कि उनको शिक्षा के बारे में क्या पता होगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने गौमूत्र पर कोई बात कह दी। इस देश ने मोरारजी देसाई को भी कई मसलों पर अपनी राय देते हुए सुना है, तो क्या उनके क्वालिफिकेशन पर या उनकी सोच पर किसी ने सवालिया निशान लगा दिया? 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यानी तब वो स्कॉलर थे, आज वो गौमूत्र एक्सपर्ट हो गए। वाह! जहां एजुकेशन सिस्टम पर चिंता जताई जा रही थी, वहां एक प्रोफेसर का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है? गजब! प्रियंका गांधी ने एक और सवाल सरकार पर दागा और उस सवाल को आप सुन लीजिए पहले। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। अब यह भी अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य सच यह है कि सीबीआई का वकील फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं पहुंचा, लेकिन यह फैक्ट गलत है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि देश में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड बताता है 1 महीने में 9.5 केसेस निपटाता है ये कोर्ट, जबकि नॉर्मल कोर्ट 1 महीने में सिर्फ 3.3 केसेस निपटाता है। तो हुआ ना अर्ध सत्य। प्रियंका गांधी ने भाषण के आखिर में और आखिरी कुछ मिनट में सरकार को सुधार के लिए बहुत सारी सलाह दी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, विपक्ष सुधार के लिए सकारात्मक सलाह दे। प्रियंका गांधी ने सलाह क्या दी, आप पहले ये सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई है,
चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाइए, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार कीजिए। सुना आपने? प्रियंका गांधी की मंशा एकदम सही है। सीटें बढ़ेंगी तो नीट की तैयारी कर रहे बच्चों के सामने और ज्यादा ऑप्शंस होंगे। हालांकि तथ्य यह है क्या कि 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त, और ये मैं आपको बकायदा आंकड़ों के लिहाज से समझाती हूं। ये क्या लिखा हुआ है? चलो बोर्ड बाबू, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी या घटी? 2014 में मनमोहन सरकार में कितनी थी? 51,348 सीटें एमबीबीएस की, ठीक है। मोदी सरकार में ये कितनी हो गई? 1,36,939। 1,36,999। इजाफा कितना होता है? इजाफा लगभग होता है 167% का। और इजाफा कैसे हुआ ये भी बता देती हूं आपको। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के वक्त इस देश में 51,348 एमबीबीएस की सीटें हुआ करती थी। अभी यानी मोदी सरकार के वक्त जो ये सीटें हैं, इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा। अब ये कॉलेजेस बढ़े, एमबीबीएस की सीटें बढ़ी या घटी? 2014 में मनमोहन सरकार में कितनी थी? 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, 387। अब आ जाइए इधर, मोदी सरकार में यह आंकड़ा 2026 में कितना है? 823। इजाफा कितना है? इजाफा है 113% का। ऐसे बड़ी सीटें आप बढ़ाइए, अरे बढ़ाइए, ये इतने परसेंट का इजाफा है, बढ़ा रहे तभी तो इतने परसेंट का होगा, वरना कितना होगा? 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 113, 167%। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार ने बहुत शानदार काम कर दिया, चलो ताली बजाते हैं, वाह मोदी जी वाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो बहुत चीजें होना जरूरी है। ये वो सच है जो नैरेटिव और पीआर के चक्कर में आपसे छुपा दिया जाता है। ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया वाला नैरेटिव असल में झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। अभी बहुत सुधारों की जरूरत है, यह सच है, लेकिन मीडिया पर लांछन लगा देना बहुत आसान है। सच बोलने की ताकत रखना बेहद मुश्किल होता है। बगैर फैक्ट के कुछ भी कह देना बहुत आसान होता है। आंकड़ों को खंगालना मुश्किल काम होता है। अगर यह काम प्रियंका जी के भाषण लिखने वाले कर लेते तो मीडिया पर गुस्सा निकालने की बजाय वो कुछ सकारात्मक सुझाव देते, वो लास्ट की 2 लाइनें प्लस पॉजिटिव करके आगे ना बढ़ते, क्योंकि आंकड़े से साफ कोई आईना नहीं होता।